ये हर घर की कहानी है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है कि पता ही नहीं होता कि कब ठंड है, कब गर्मी है, बारिश होती है तो मौसम कुछ बेहतर हो जाता है। एंड प्लस स्मॉग की वजह से इतना डस्ट है, इतनी पोल्यूशन है, जिसकी वजह से मौसमी बीमारी। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एहतियात इस वेदर में करने की होती है, क्योंकि जब सीजनल चेंज हो रहा होता है ना, सीजन शिफ्ट हो रहा होता है, तो उस दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। Exactly. तो बच्चे बीमार होते हैं और जो भी नया सीजन आता है वो अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेकर आता है। तो इस टेन्योर में, इस टाइम में जब एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, गर्मियों से हम सर्दियों की जानिब बढ़ रहे हैं, आती सर्दी और जाती सर्दी, exactly, ये सबसे ज्यादा जो है ना एहतियात की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा लोग बीमार इसी में होते हैं। जब वेदर चेंज हो जाता है तब तो समझ आती है ना कि वेदर चेंज हो गया, अब आपने अपना पूरा शिफ्ट जो है खाने पीने से लेके ओढ़ने पहनने तक एक एक चीज आपकी रूटीन चेंज होती है, एक एक चीज आपकी बदल जाती है। और बच्चे और बूढ़े जिनमें कुव्वत मुदाफत सबसे कम होती है, वो सबसे ज्यादा इससे जो है वो मुतासर होते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इदरीस खान मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे जो कि ये हम नेचुरल जो बीमारियां जो होती हैं और वो वबाई अमराज भी होती हैं, मौसमियाती तब्दीली की वजह से भी ये बीमारियां जन्म लेती हैं, किस तरह से परहेज़ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा, जो बदलते मौसम के साथ जो बीमारियां जन्म लेती हैं, अब जैसे आशूब चशम है, फ्लू बच्चों को बहुत ज़्यादा है, आंखों की एलर्जीज बहुत ज़्यादा है, डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से सांस लेने में दुश्वारी है, बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं इस सब मौसम के शिफ्ट होने की वजह से। तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनानी चाहिए इस बदलते मौसम में? थैंक यू, आपने ये टॉपिक चुना। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि बॉडी कोई भी है, ह्यूमन बॉडी, वो 3 वजह से ही बीमार होती है। या वो बाहर से जो सीजनल इफेक्ट आ रहा होता है उसकी वजह से, दूसरा डाइट की वजह से, और तीसरी साइकोजेनिक होती है, हमारे मेंटल प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस की वजह से। 3 ही वजूहत होती है बीमारी की। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें हम एक्टिवली काम जो अनप्रडिक्टेबल होती है, जैसे आपने भी की, वो वेदर की होती है। वेदर की चेंज चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे आपकी मूवमेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप गर्म इलाके से सर्द इलाके में जाएं, सर्द इलाके से गर्म में जाएं, या फिर अचानक से बारिश आ जाए, अचानक से जो है वो मानसून की हवाएं ठंडी शुरू हो जाएं। ये जो जैसे अभी मौसम आ रहा है, और जैसे सर्दी का मौसम आता है, उसमें क्या होता है कि बॉडी एक चीज़ पे एडिक्ट हुई होती है, एक चीज़ पे उसने एडजस्ट किया हुआ होता है, और यकदम जैसे वेदर चेंज आता है तो बॉडी भी चेंज करना शुरू करती है। जैसे हमारी बॉडी को ठंडी हवा लगना शुरू होती है तो सबसे पहले हम फ्लू का शिकार होते हैं, कफ का शिकार होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। और सेम इस तरीके से जब ये जो हवाएं होती हैं ये खुश्क होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, उससे हमें स्किन के इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं, स्किन फटने लग जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा हमें एलर्जी, इचिंग, खारिश, इस किस्म के मसाइल जो हैं वो फूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी अशोब चशम की भी आपने बात की, तो सबसे पहले उसमें ये फूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी अशोब चशम की भी आपने बात की, तो सबसे पहले उसमें ये है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज क्या है? चूँकि आप नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो नेचर ने इन तमाम जो वबाई अमराज हैं उसकी हिफाजत के लिए क्या घर में ऐसे टोटके अपनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए, हमारे पास जैसे ही, वैसे तो हमारी जो ये मेडिकल साइंस है ये गर्म सर्द को नहीं समझती, लेकिन जैसे ये वेदर चेंज आता है तो फिर उनको भी ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है कि जैसे ही हमारी बॉडी जो है वो ठंडे इलाके में जाती है या ठंडे मौसम में जाती है, तो हमारी जो बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम है वो क्या करता है कि पेरिफेरल एरियाज से जो हीट होती है उसको शिफ्ट कर देता है सेंट्रल एरियाज में। मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हार्ट को, लिवर को, लंग्स को, किडनीज को। लेकिन जो हमारे बाजू, टांगें, दिमाग, सर, इन साइडों पे जो है वो कोल्डनेस होती है, ये ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। उनकी हीट को मैनेज करने के लिए फिर हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बॉयल एग लेते हैं, सूप्स लेना शुरू करते हैं, गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी, इनका इस्तेमाल जो है वो हम बढ़ा देते हैं। गोश्त और फिश, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के हवाले से। अगर आप फ्लू का शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहली एहतियात जो ये करनी है आपने, वो ये करनी है कि आपने अपना नाक और अपना माथा जो है इसको ढांप के रखना है।
जैसे ही ठंडी हवाएं हमारे माथे को और सर को पड़ती हैं और साथ हमारी जो सांस है वो ठंडी हवा से जाती है, तो वहाँ अलर्जेंस रिएक्ट करते हैं और उससे जो है वो रनी नोज और फ्लू और जुकाम इन बीमारियों का शुरू हो जाता है। तो अगर आप इनको ढांप के रखेंगे, मफलर या कैप या रुमाल का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आप बच सकते हैं। और अगर आप शिकार हो गए हैं फ्लू का, तो उसके लिए फिर आपने जो हॉट ड्रिंक्स हैं उनको लेना शुरू करता है। उसमें आप अदरक का कहवा आपके लिए बहुत बेहतरीन है। उसमें आप शहद ऐड करके अगर अदरक का कहवा सुबह शाम लेते हैं तो आपको फ्लू से फौरी रिलीफ मिल सकता है, और यही कहवा आपको कफ से भी आराम दे सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप स्किन इश्यूज में जा रहे हैं, आपकी जो है वो लिप्स और आपकी बाकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, एड़ियां फटना शुरू हो गई हैं, या आपकी स्किन के ऊपर जो है वो रैशेस बनना शुरू हो गए हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि जो सीजन में ड्राइनेस आती है तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन होती है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए जो हम ऊपर से जो लोशन वगैरह का इस्तेमाल है वो तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में ऑयल्स का, नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल शुरू करें, जिसमें आलमंड ऑयल है या आलमंड, या जैसे हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल शुरू करते हैं, बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, इनमें नेचुरल ऑयल्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को मॉइस्चर देते हैं। बहुत महंगे हो गए हैं। कोई सस्ता बताएं, 1 किलो बादाम आप लेने जाएं तो 2000 रुपए। गरीब आदमी बेचारा कहाँ से 2000 रुपए के 1 किलो आलमंड्स लेकर आए, और आलमंड ऑयल तो इससे भी ज्यादा। लेकिन बात ये है ना कि सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं है। सेहत तो आपने अपने ऊपर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन ये बात फिजा की ठीक है। डॉक्टर साहब, जितने हालात खराब है ना, कोई बड़ा इकोनॉमिकल सा कोई टोटका बताएं, कोई रेमेडी ऐसी बताएं। जी बिल्कुल, इकोनॉमिकल में ये है कि आप दूध से शुरू कर सकते हैं। दूध में भी चूंकि फैट्स और ऑयल्स मौजूद होते हैं और वो नेचुरल मॉइस्चर देता है आपकी स्किन को भी, तो आप गर्म दूध से जो है उसको स्टार्ट ले सकते हैं। चाय की बजाय आप गर्म दूध जो है उसको लेना शुरू करें, और अगर आप देसी घी या बटर का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं तो आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, जिसकी वजह से ये रैशेज और इचिंग और ये जो स्किन के इशूज़ हैं ये फिर डेवलप नहीं होते, और आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चर रहती है। और बाकी जिस तरह आपने बात की कि बाकी महंगे हैं, तो फिर हम लोकली एप्लीकेशन की तरफ भी जाते हैं कि हम उसमें जो लोशंस होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, या ऑइंटमेंट्स होती हैं, उसको लगाने से या ऑयलिंग करने से बॉडी की, उससे भी हम इस ड्राइनेस को जो है वो कवर कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, जिनकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही होती है और उनके लिए मसाइल होते हैं। तो वो जितना बाकी अपनी कॉस्मेटिक्स पे तवज्जो देती हैं, उसके साथ साथ अगर डाइट में भी हॉट एंड मॉइस्ट ड्रिंक्स को ऐड करना शुरू कर दें तो उनको ज़्यादा कॉस्मेटिक का खर्चा बच सकता है। अभी आलमंड की बात हो रही थी कि अच्छा, आपने बताया कि खवातीन की स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, तो ये वेदर भी बड़ा जेंडर चूजी होता है कि उसको भी पता है किसको इफेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। डॉक्टर साहब, होती है इसमें कोई शक नहीं, मैं वेदर के ऊपर बात कर रहा हूँ। डैमेज होती है। सर ये बताइएगा कि सर्दियों में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा शिकायत होती है वो निमोनिया की होती है। निमोनिया, और आपको पता है कि बहुत जानलेवा मरज़ होता है और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है फैमिलीज़ को। तो सर इस डिजीज़ से, निमोनिया से किस तरीके से हम बच सकते हैं? उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए? एंड स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी एहतियात के हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं उसी के हवाले से बात पहले भी मैंने की है। वो ये है कि जो नमोनिया है, इसकी मेन जो स्टार्टिंग काज होती है वो यही होती है कि हम जो कोल्ड वेदर में जब सांस लेते हैं, कोल्ड वेदर में हम रहते हैं, तो उसकी वजह से जब ठंडी हवा में हम सांस लेते हैं तो उससे एलर्जेंस और पैथोजेंस जो है वो एक्टिव होते हैं और वो ये बीमारियां काज करते हैं। एक तो आप अपने रूम का टेम्परेचर अगर नॉर्मल कर लेते हैं, चाहे आप हीटर से करते हैं या अंगीठी से, कोयले से, जिससे भी करते हैं, कि जो बच्चा सांस ले रहा है उसका एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड ना हो, वो रूम टेम्परेचर मतलब 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर वो रहता है तो उसमें उसको नमूनिया होने के चांसेस कम हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें जितनी भी आपने बेबी की केयर करनी होती है उतनी ही उसकी मदर की केयर करनी होती है जिसकी वो फीड ले रहा होता है। अगर वो मदर फीड पे है तो जो मेडिसिन, जो टोटका, जो चीज़ आप बच्चे के लिए करना चाह रहे हैं वो आप उसकी माँ से कर देंगे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। आप उसकी माँ को जो है वो बॉयल एग और इसके अलावा गर्म दूध, देसी घी, शहद, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। माँ सेहतमंद रहेगी और वो अपनी हीट जो है वो बेबी में शिफ्ट करेगी तो बेबी को कभी भी नमूनिया नहीं होगा। और अगर नमूनिया हो चुका है तो उसमें भी गर्म दूध और शहद मिला के उसको दिन में 3-4 दफ़ा पिलाएं तो इंशाल्लाह वो रिकवरी भी जो है उसकी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तबीयत तो बेहतर होती जाएगी। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनका तो आपने बता दिया कि कुछ इंजेक्शंस भी लगवाते हैं जो हिफाजती टीके होते हैं, तो इस मौसम के अंदर सिर्फ इंजेक्शंस लगवा देना आर दे इनफ?
देखिए इंजेक्शन जो है वो तो उसको इनको एक्चुअली इंजेक्शन नहीं, हम उसको वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन जो है, हाँ जी, वैक्सीन जो है वो उसको अपकमिंग जो बीमारियां होती हैं उनसे बचा रही होती हैं। जो करंट बीमारी होती है उनसे वो प्रोटेक्शन नहीं देती। वैक्सीन का काम होता है जो मुस्तकबिल में उसको बीमारियां आनी है और जिस किस्म के उसको इफेक्ट्स आने हैं उससे उसको प्रिजर्व किया जाए, वो तो हर सूरत में लगवाने ही लगवाने हैं, क्योंकि हम लोग अभी की बीमारी से बचाते बचाते आगे फ्यूचर में कोई ऐसी जो है वो फैटल डिजीज के शिकार ना हो जाए, तो वो तो उसका एक रूटीन मैटर है, उसको तो आपने किसी सूरत भी डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन अगर वो करंटली किसी सीजनल इफेक्ट की वजह से या किसी और एपिडेमिक की वजह से, पैंडेमिक की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट तो सवाले से होता है। लेकिन जो आपका वो वैक्सीन का शेड्यूल है उसको किसी सूरत में चेंज नहीं उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, स्पेशली वो तमाम बुजुर्ग जो हमें देख रहे हैं, आप कोई रेमेडी उनको बताना चाहें, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त उनमें भी बहुत कम होती है और आगे आने वाले कुछ डेज में तो स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो क्या डेली बेसिस पे ऐसी कोई आप हमें बताना चाहें कोई रेमेडी कि वो इस्तेमाल करें ताकि उनके जो सांस की बीमारियां हैं उसमें कुछ कमी आए, क्योंकि ये स्मॉग इंसानी ज़िंदगी को तकरीबन 5 साल कम करती है इसमें सांस लेने से। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हम बात करें ना बुजुर्गों की, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा हवाला दिया है कि जैसे सीजन जो है वो कोल्ड होता है तो पेरिफ्रीज से ब्लड सप्लाई जो है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यंग लोगों में चूंकि हार्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो जब ब्लड सप्लाई देता है तो उसकी पेरिफ्रीज तक भी वो पहुंच जाता है। लेकिन यही सीजन बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उनका हार्ट वीक हो चुका होता है, वो उतनी ब्लड सप्लाई नहीं दे सकता, जिसकी वजह से उनके लंग्स और पेरिफ्रीज दोनों काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो उसमें उनको करना यही चाहिए कि जो मगजियात हैं, जो जिसमें मैंने पहले बात की कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ग्राइंड करके दें, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं उनके दांत भी कमज़ोर होते हैं, वो चबा भी नहीं सकते, उनका मैदा भी कमज़ोर होता है, वो हजम भी नहीं कर सकता। ग्राइंडेड फॉर्म में उनको एक तो मगजियात खिलाएं और दूसरा गर्म दूध में शहद और अंडा मिला के जब आप उनको देंगे तो उससे उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा और उससे लंग्स भी उनके स्ट्रांग होंगे और उनकी जो सांस और मास्क का इस्तेमाल बुजुर्ग लाजमी तौर पे करें। ये स्मोक जो है इसमें मास्क का इस्तेमाल उनको बहुत बेहतर रख सकता है, बचा सकता है। शुरू में मैंने आपको कहा कि नाक और माथा जो है वो ढांप के रखें और ये बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, पेंडेमिक में एक ये तो प्रैक्टिस समय करने को मिली है कि चेहरा जो मास्क से जो है ना हम ढांप के रखते हैं अपने नाक और मुंह को, तो इसका एक कम से कम ये मुश्किल है, बट फिर भी लोग जो यंगस्टर्स है ना जो कोरोना पे बिलीव करते हैं, वो आप बुजुर्गों से किसी से बात करके देखें, वो तो कोरोना को कोरोना कोई पैंडेमिक समझते ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर इदरीस खान हमारे